हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस आज के ट्यूटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनकी जगह आज ये डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। और सबसे पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो बात करता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्या जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीटली एग्जाम्स के चक्कर में फंस चुका है, एग्जाम्स का हॉस्टेज हो चुका है। कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो क्या सिर्फ एग्जाम को देखते हुए ही आप पढ़ोगे उस चीज़ को। मान लो हम अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह से पढ़ोगे कि आपके पेपर में आप इसको कैसे आंसर कर पाओ। कोर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की नहीं है, कोर अंडरस्टैंडिंग इस बात की नहीं कि वो आर्टिकल लिखा कैसे जा रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अपने आंसर्स में लिख पाओ। लेकिन अगर यही सिस्टम को अपने स्कूल में भी फॉलो करे, अपनी पढ़ाई में भी फॉलो करे, तो इसका मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन है, ना कि लर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें जो दिक्कतें हैं उसको इसमें लूपहोल में बताया गया है, क्या दिक्कतें हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है। की एस्पेक्ट यहाँ ये है कि जो आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में एजुकेशन सिंपली एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर आपको ऐसे अगर लिखना है तो वहाँ पे एजुकेशन के आसपास कोई भी सोशल इशू अगर आएगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा। मान लो आप एजुकेशन सिस्टम पे लिख रहे हो तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या सॉल्यूशन है और आगे क्या वे हेड है, इस आर्टिकल में लगभग पूरी क्लैरिटी के साथ बताया गया। तो ये एक आर्टिकल आपको कम से कम एजुकेशन सेक्टर की कई चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देता है। सबसे पहले बात जो यहाँ की गई है वो ये है कि वो हॉस्टेज जो एग्जाम्स के द्वारा किया गया है एजुकेशन सिस्टम, इससे निकलने की जरूरत है। इसका मतलब हमारे एग्जाम्स अभी नॉर्मली जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है कुछ ऐसी है जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बोर्ड एग्जाम का। और अगर आप एक बार बोर्ड एग्जाम में आपके परसेंटेज कम आ गए तो फिर आपका एडमिशन कहीं नहीं हो सकता। 12th के बाद अगर परसेंटेज कम है तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी, एक नया नेशनल करिकुलम लॉन्च किया। और जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए अब पहला सवाल ये है कि मैं आपसे पूछूं अगर कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस, तो आप फोकस करोगे किस चीज़ के ऊपर में कि एक लर्निंग का सिस्टम क्या है। वी आर फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ रोट लर्निंग, यानी रट्टा मार जो व्यवस्था है उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? दूसरा ये है कि हमारी ग्रेडिंग का चैलेंज, कि बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उनको अच्छे ग्रेड्स मिल पाए, अच्छे मार्क्स मिल पाए। ग्रेडिंग या मार्किंग कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि अगर मार्क्स कम होंगे तो आपको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। जो आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। ये प्रमुख समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम की रहती है। और जो ये जो आपका ग्रेजुएशन सिस्टम है, इसका सिस्टम पहले फ्लॉड है। फ्लॉड कैसे है? जो टेस्ट जैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपने फिजिक्स की कितने एक्सपेरिमेंट किए या फिर कितना समझा कॉन्सेप्ट को, केमिस्ट्री में कितने आपने केमिकल्स को जाना है, बल्कि ऑन पेपर आपने कितना काम किया ये आपसे पूछा जाएगा। तो जो सिस्टम है वो फ्लॉड है, फ्लॉड सिस्टम ऑफ लर्निंग और फ्लॉड सिस्टम ऑफ हमारा टेस्टिंग, उसको यानी ग्रेडेशन की दिक्कत है। प्लस क्योंकि हम पूरा फोकस करते हैं ग्रेड्स के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, तो हमारा जो आउटकम है वो एजुकेशन बढ़ाने के बजाय स्ट्रेस बढ़ाता है। स्ट्रेस बढ़ाने का बेस्ट एग्जाम्पल सुइसाइड्स। अब इतने सुसाइड बच्चों में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ाता है। और प्लस एक जो बड़ी दिक्कत ये क्रिएट करता है कि जो स्ट्रेस डेवलप होता है हमारी एजुकेशन में वो स्टूडेंट्स पे जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा करिकुलम एक्सटेंसिव होता है और वहाँ मार्क्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मार्क्स की इस भीड़ में स्ट्रेस की वजह से बच्चे सुइसाइड्स करते हैं। और इसी स्ट्रेस को देखते हुए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है कि बच्चों में कि हमें ज़्यादा मार्क्स लाना है, ज़्यादा मार्क्स लाना है, और इसीलिए खड़ा होता है कोचिंग माफिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो एग्जाम्स हैं हमारे केवल बोर्ड एग्जाम्स, और इसका जो फोकस है परसेंटेज के ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मार्क्स के ऊपर। और मार्क्स बढ़ाता है स्ट्रेस, और कोचिंग माफिया जो पूरा का पूरा खड़ा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो हमारा ये सिस्टम है परसेंटेज लाने का, सिस्टम भी फ्लॉड है। फ्लॉड टेक्निक है टेस्ट करने की, तो जो रियल टैलेंट है वो किसी का बाहर कभी आ ही नहीं पाता। इसको ध्यान में रखते हुए जो बदलाव की हमें ज़रूरत है वो अब की जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और सोशल परसेप्शन भी बदलना ज़रूरी है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। कि सोशल परसेप्शन ये है कि अगर आप साइंसेस में अच्छा कर रहे हो, मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छे स्टूडेंट हो वरना नहीं हो, अच्छे कॉलेज आपको मिल नहीं सकते। तो वो चीज़ें हमें सुधारने की ज़रूरत है, जो अब कोशिश की गई है इस नए करिकुलम के द्वारा, इस नए सिस्टम के द्वारा। तो आइए पहले इसको जानते हैं। अब अगर आपको आंसर लिखना भी है इसके आसपास कि भाई क्या आप चैलेंजेस हैं, तो आप पहले जाओगे टेस्ट के ऊपर। जो टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट की डिज़ाइन गलत है, क्योंकि फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? आप कितना रट्टा मार के आए उसके हिसाब से नाम दिए, आपको नंबर मिलते हैं। फैक्ट्स के ऊपर नाम दिए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि आपकी लर्निंग क्या है। लैक ऑफ लर्निंग, लर्निंग की टेस्टिंग नहीं करते हैं वो, क्योंकि लर्निंग की टेस्टिंग तब होती है ना जब किसी बच्चे को अगर आप कह रहे हो कि आज हम घड़ा कैसे बनाए, कॉपी पे लिख दिया, उसने कॉपी पे आंसर कर दिया घड़ा कैसे बनाए, क्या उसको घड़ा बनाना आ गया? नहीं। हम एग्रीकल्चर या घड़ा बनाना तभी सीख सकते हैं जब हम वहाँ जाके उसे करें। टेस्ट को आप कॉपी पे नहीं लिख सकते। कोडिंग जो है कंप्यूटर पे की जाती है, कॉपी पे लिख के नहीं की जाती। तो इसलिए हमारा टेस्ट
जो डिज़ाइन है वो गलत है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं हमारी पूरा सिस्टम एजुकेशन का मिसगाइडेड है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही गलत है। हम जो सर्टिफिकेशन करते हैं वो केवल मेमोराइजेशन का करते हैं, कितना किसको याद है, ये नहीं कि कितना किसने सीखा है। एंड इवेंचुअली जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्स को सोशली देखा जाता है कि भाई इसी से डिफाइन होगा कि आपका ज़िंदगी कैसे स्टूडेंट हो आप, कि आपने पढ़ाई करी, और रोड लर्निंग पे फोकस, रियल लर्निंग पे फोकस बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैंने बताया मेंटल स्ट्रेस होती है, आपको यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको रैंक अच्छी आएगी तभी सीट मिलेगी। इससे मतलब ही नहीं है कि आपके मार्क्स क्या थे और किस तरह से आपने वो मार्क्स गेन किए, मतलब क्या आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, कौन से एग्जाम के लिए आप ज़रा सूटेड हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, ये बिल्कुल फोकस नहीं होता। इसकी वजह ये भी है कि एक तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, तो इंस्टीट्यूशंस के नंबर बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो मारामारी की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीटें बहुत कम हैं, और इसीलिए इंटेंस कंपटीशन होता है। और इसी का फ़ायदा उठा के कोचिंग माफियाज और अलग अलग तरह के जो स्कूल्स में जहाँ हमें देखते हैं चीटिंग और इस तरह की चीज़ें भी होती हुई दिखती हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से बाहर निकलें। वी नीड टू अश्योर एडेप्टिव लर्निंग, वी नीड टू वर्क ऑन अ न्यू सिस्टम। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हमने देखी अभी तक कि हमारा टेस्टिंग का मेथड ही गलत है, पढ़ाने का तरीका ही गलत है, तो इसलिए हमें पहले ज़रूरत है उसको बदलने की। तो जो नेशनल करिकुलम नया आया है वो इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करता है ये समझिए। जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है वहाँ पे जो हमें बदलाव की ज़रूरत है, एक आपको ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को आप मॉडिफाई करो। जो एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ पर अगर स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन हुआ कि जब वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड है तब वो आंसर कर पाए, यानी उसके पास एक ऑन डिमांड टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि भारत के जो करोड़ों बच्चे हैं वो फरवरी के महीने में ही अपने बेस्ट पे होते हैं, फरवरी के महीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जनफेब में कोई दिक्कत नहीं, कोई सर्दियों से मारा मारा फिर रहा है अपनी ज़िंदगी में, कैसे टेस्ट दे सकता है वो, और कितना कंटेंट पढ़ना है वो बढ़ता ही चला जाता है। एग्ज़ाम इजी नहीं मुश्किल होते चले जाते हैं। आज के टाइम में हम मोस्टली चीज़ें गूगल कर लेते हैं, आपको चीज़ें रट्टा मार के याद है या नहीं उससे आपके रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो हमें फोकस करना चाहिए एनालिसिस के ऊपर, कंटेंट एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, क्रिएटिव राइटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि मुझे याद है कि नहीं पानीपत की पहली जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग कब हुई थी। अगर मैं ये रट्टा मार रहा हूँ तो मुझे कोई मोबाइल पे चेक करके बता देगा, और जो बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करके अच्छी चीज़ें कर सकता है वो मुझसे आगे निकल जाएगा। रट्टा तो किसी काम का नहीं रहा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम एनालिसिस पे फोकस करें, हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए ऐसा कि वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से केटर करें। प्लस साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए और जिसमें हाईएस्ट स्कोर मिले स्टूडेंट को उसी को वो दिखाना चाहिए, और हो सके तो ऑन डिमांड एग्जाम करना चाहिए। रोट लर्निंग से हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना चाहिए, रियल लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं तो इस सब का सोल्यूशन क्या है कि हमें पहले अपना टेस्ट लेने का तरीका सुधारना पड़ेगा। हमें एक स्टूडेंट की और एक जो एग्जाम्स होते हैं वो किस हद तक अडेप्ट कर रहे हैं चेंजिंग टाइम्स के साथ। आज जो बोर्ड स्टूडेंट दे रहा है 10 साल पहले भी वही स्ट्रक्चर था, उससे 10 साल पहले भी यही स्ट्रक्चर था, 30 सालों में दुनिया बदल चुकी है। सो वी हैव टू रीअसेस एंड वैलिडेट द रिलायबिलिटी ऑफ आवर एग्जाम्स। उसको रीडिज़ाइन करने की भी ज़रूरत है और बार बार उसमें पीरियोडिक चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। प्लस जो टेस्ट डेवलपर्स हैं, जो एवेलुएटर्स हैं, उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए टीचिंग अलग चीज़ है, किसी का क्या IQ है, क्या उसकी लर्निंग है, उसे टेस्ट करने का तरीका अलग होता है। सेम वही टीचर क्वेश्चन बना रहा है, वही पढ़ा रहा है, वही क्वेश्चन सेट कर रहा है, आपने रैंडमली जो व्यक्ति 50 साल से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वही सेट करते जा रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो जो सिस्टम चेंज हो रहा है, सोसाइटी बदल रही है, उसके हिसाब से हमें उन्हें भी डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड फाइनली सबसे बड़ा एस्पेक्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो पिछले 20-25 सालों में हुआ है। क्या हमने उसको टेक्नोलॉजी को, क्या वो जो बदलाव हुए उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट किया है नहीं। तो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है डिजिटल लिटरेसी स्किल्स पे फोकस करने का। कितनी आपके पास डिजिटल लिटरेसी है, कितना आपको पता है कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए, क्या तरीका है जिससे कि हम डिजिटल डिवाइड पे काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम कर पाएँ, अपने एजुकेशन करिकुलम में ऐड कर पाएँ, टेस्टिंग प्रोसीजर, ग्रेडिंग प्रोसीजर अगर हम वो जस्टिफाई कर पाएँ और इनसे बाहर निकल पाए, तभी हम सुधार कर पाएंगे। ये तो वो एस्पेक्ट है, मान लो, जो आप लिख सकते हो कि हाँ व्हाट इज द वे हेड और व्हाट इज द एरियाज व्हिच नीड्स टू बी वर्कड ऑन। पर गवर्नमेंट मेजर्स क्या है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट मेजर्स में सबसे पहला यूनिवर्सिटी टेस्ट का, जैसे DU में एडमिशन लेना होता था किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको 95% पे भी एडमिशन नहीं मिलते थे, क्योंकि किसी राज्य के किसी स्कूल में अगर बच्चों को ईजी थोड़ी परसेंटेज मिल रही है किसी स्टेट बोर्ड में, वहाँ से आके सारी सीटें चली जाती थी। तो उसके लिए अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ताकि
जो स्टूडेंट है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल पाए। कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, सबके बोर्ड भी अलग है, सबका एजुकेशन सिस्टम अलग रहा है, तो उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए CUET का गठन किया गया, ताकि यूनिवर्सिटीज़ में जब वो एंटर करें तो उनकी लर्निंग को ठीक से टेस्ट किया जा सके, और वो भी अप्लाइड नॉलेज को। तो कोचिंग को हटा के, वो रट्टा मार विधि को हटा के, जो अप्लाइड नॉलेज है उसको चेक किया जाता है इसके अंदर। और इसको रन करने के लिए एक नेशनल लेवल पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाया गया, जो चेक करती है, स्पेशलाइज करती है एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, अगर फेलोशिप वगैरह के, JRF के, PhDs के, और जो कॉलेजेस के, सबको यही कंडक्ट करा रही है। तो NTA का स्थापना होना दिखाता है कि हमने इसको प्रायोरिटाइज किया है। प्लस उसमें CUET यूनिवर्सिटी लेवल की टेस्टिंग करेगा, और सबसे बड़ा मेजर जो लिया गया है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें फोकस क्या है? इसमें फोकस ये है कि हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो दिक्कत है कि किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ पढ़नी है तो मैथ ही पढ़ेगा। आपको पता है ना कि बाहर आप जाओ तो आपको बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है एज अ सब्जेक्ट, लोग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ करते हैं, ज्योग्राफी और बायोलॉजी मिक्स करके पढ़ाई जाती है, तब कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर पाओ, वहाँ की बेसिक बायोलॉजी भी समझ पाओ। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी इंडिया में मिसिंग है, जो अब पुश की जा रही है, और इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ली जा रही है, जिसके तहत हम और ज़्यादा सब्जेक्ट्स को मिक्स करके भी पढ़ पाए। प्लस जो स्कूल का स्ट्रक्चर था उसको तोड़ने की कोशिश है पहले की तरह। अब 5+3+3+4 का स्कूल स्ट्रक्चर होगा, यानी हमने प्री स्कूल को और प्राइमरी स्कूल को तोड़ के 5+3+3+4 कर दिया, पहले वाला नहीं 10+2 का सिस्टम। तो अब देखिए एजुकेशन सिस्टम अब कितने टाइम का हो गया। यहां जो नंबर है ये कितना है, ये आपको 15 साल का दिख रहा होगा। नॉर्मली हमारा स्कूलिंग सिस्टम क्या था, 10+2, तो ये 3 साल कहां से ऐड हो गए। प्लस यहां जो एक्स्ट्रा 3 आ गया, ये कहां से आया, ये आया हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। क्लास 1 से पहले के 3 साल जो होते हैं उसको भी कब लिया गया, वहां पे ही बच्चे की जो बेसिक लर्निंग है वो डेवलप होती है, वो भी अब एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट हो गई है। तो हमने एक नया फॉर्मेट अडॉप्ट किया है, जहां हम स्टेप तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बच्चों के अंदर एजुकेशन आउटकम्स डेवलप करेंगे। रोट लर्निंग से रियल लर्निंग की ओर शिफ्ट करना, यानी मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना। मान लो किसी बच्चे ने मेमोराइज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कर पाएगा, उसके लिए उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट कैसे हो सकती है, अगर आप बाहर के स्कूलों में देखो ना, तो बच्चों को क्ले दिया जाता है और अलग तरह के सॉइल दिए जाते हैं कि भाई ये सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं। वो आइडेंटिफाई इस प्रकार से करेगा क्ले को या सैंड को कि वो पानी डालेगा बच्चा या बच्ची, तो अगर इसमें से पानी सीधा निकल गया, उसको पता है अच्छा स्टैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा मिनी पार्टिकल्स हैं, क्ले है तो ये पानी को पकड़ लेता है, तो इससे हम खिलौने बना सकते हैं। वो जिंदगी में वो बच्चा कभी उसे नहीं भूलेगा। लेकिन हमारा क्या है, हमने कॉपी पे पढ़ा दिया, उस बच्चे को कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, ना ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, ना ही रियलिटी में। तो इसकी ज़रूरत है कि हम इस तरह की बेहतर लेवल्स को डेवलप करें, और इसीलिए जो स्टूडेंट लेवल्स हैं, स्टूडेंट का जो एजुकेशन लेवल है, उसको समझते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हम ऐसे क्वेश्चन डेवलप करें, ना कि केवल रट्टा मार। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, UGC ने कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो चाहे तो बोर्ड के एग्जाम का इस्तेमाल करें एडमिशन लेने में, या फिर अपने टेस्ट ले, या फिर कुछ और करें, या फिर कंपैरेटिवली बैलेंस करने की कोशिश करें। जैसे तमिलनाडु स्टेट में बच्चों को आमतौर पे ज़्यादा परसेंटेजेस मिलती हैं, और हरियाणा में बहुत कम, या यूपी में बहुत कम, या बिहार में बहुत कम। तो हरियाणा और केरला में भी देखा गया ज़्यादा परसेंटेजेस आती हैं बच्चों को। तो इन्होंने कहा है कि स्कोर्स ऑफ तमिलनाडु बोर्ड को हरियाणा स्टेट बोर्ड के बराबर दिया गया है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट माना गया है इनको। लेकिन कहीं कहीं वो चाहें तो इसमें डिफरेंट स्कोर भी मैनेज कर सकती हैं, या जो मैनेजमेंट है कितना, उसको कितना वेटेज देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसी में अलग अलग तरीके से बोर्ड को अपने अपने स्टेट बोर्ड में बदलाव करने की जरूरत है, तभी हम कॉमन लेवल पे एक सिमिलर स्ट्रक्चर ला पाएंगे। फाइनली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ सीटें बहुत कम है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई क्वालिटी बहुत कम है, IITs बहुत कम है, बड़े यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, आप उंगली पे गिन सकते हैं। तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो वी नीड टाइम टू हैव मोर नंबर ऑफ हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। टॉप 20 के बाहर भी ज़रूरत है ग्रोथ की, और 2030 तक इंडिया को 1500 इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होगी, और ताकि अपने स्टूडेंट जो उनके बढ़ रहे हैं उसको इनटेक के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, इसे रिक्वायरमेंट हम इस लेवल पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी पुश करें। एंड फाइनली वी नीड टू एक्रीडेट द इंस्टीट्यूशंस। जो हायर एजुकेशन है उनको हमें रेगुलेटरी अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे रेगुलेट करना चाहिए कि हमें पता हो कि कौन सा कितने हाई रेटेड है, क्या बेहतर सुविधाएं हैं, कैसे क्वालिटी बढ़ेगी। क्रेडिट रेटिंग ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए जो इंडिया की खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो। अगर टाइम्स की रेटिंग देखो ना, तो वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को हमेशा पीछे रखते हैं, क्योंकि उनका खुद का सिस्टम है रेटिंग करने का। हमें स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो उनको बेहतर तरीके से रेट कर पाएँ। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन, मीडिया हाउसेज और प्रोफेशनल बॉडीज़ को
कोशिश करनी चाहिए कि इनको और रेटिंग को बढ़ावा दें, वो ऐसी नहीं जो फिक्स्ड हो। पहले कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पैसे देकर अपनी रैंकिंग टॉप करवा लेती थी, तो ऐसी चीज़ें नहीं, जिन पे इस तरह के काम हो, तभी जाकर हम तीनों लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, सोशल लेवल पर और एजुकेशन और टेस्टिंग के लेवल पर सुधार कर पाएंगे अपने एजुकेशन में। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने की पॉइंट्स अपने नोट्स में आपने डाल लिए, बाद में कुछ जैसी नई स्कीम है उसको ऐड कर लिया, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। अगला आर्टिकल है इंडिया के फिस्कल फ्यूचर के बारे में, यानी इंडियन इकोनॉमी किधर जा रही है। अभी हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि शायद हम अपने डेवलप्ड इकोनॉमी होने का स्टेटस 2047 तक पा लेंगे। वो क्यों हो रहा है और क्या क्या इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ समझेंगे। पेपर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमीज और इश्यूज जो है प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से सीधा उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है। पहली बात, क्या कहानी है? बात यह है कि दोबारा से उम्मीदें जागी कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। मेरा आपसे पहला सवाल है, व्हाट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी? हाउ डू यू से अ कंट्री इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी? अब डेवलप्ड इकोनॉमी होने की कोई एक ऐसी वजह नहीं है कि आप एक मैटर पे बता पाओ ऐसे ही डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी $12,000 पर कैपिटा से ज़्यादा है, आपकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय $12,000 से ज़्यादा है जीडीपी की, तो आप डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकते हैं। लेकिन कतर की आप देखो तो 60,000 के आसपास है, फिर भी उसे डेवलपिंग गिना जाता है। क्यों? क्योंकि केवल कितनी आपकी जीडीपी पर कैपिटा है, इससे आपके डेवलपमेंट का पता नहीं चलता। इसके अलावा इकोनॉमी डेवलप तब देखी जाती है जब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ज़्यादा हो। जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं अभी दुनिया में, सबका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेजर है वो 0.8 से ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75+ है, यानी 75 साल से ज़्यादा आपके जीने की लाइफ की उम्मीद तो होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और कितना कैपिटल फॉर्मेशन आपके देश में होता है, क्या आपका जो ग्रोथ रेट है वो पहले क्या रहा, उसके आप कितना जीडीपी में और ज़रा एड वैल्यू एडिशन करते हो, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कोई एक डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इन सब के सपने देख रहा है कि अब 2047 तक दोबारा हमारे सपने सच होने का चांस है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ गिर रही है लेकिन इंडिया की ग्रोथ बढ़ने की संभावना और बढ़ रही है। तो पहले देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को डिफाइन करती है, कैसे इंडिया अब एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपसे मान लो पूछा जाए ऐसे में कि हाउ इंडिया कैन बी अ डेवलप कंट्री, या आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक अ कंट्री अ डेवलप कंट्री, राइट इन 200 वर्ड्स, सो आप उसके आंसर में पर्टिकुलरली जो चीज़ें फोकस करोगे, जहाँ इंडिया ने अपटिक देखा है, ग्रोथ देखी है, उनमें पहली चीज़ है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, कितना उधार किसी सरकार के ऊपर है। इंडिया में एक एनके सिंह कमेटी थी, इस कमेटी ने कहा कि भारत में अगर आपको हेल्दी जीडीपी ग्रोथ चाहिए, एक हेल्दी इकोनॉमी चाहिए, तो आपका डेट टू जीडीपी जो है वो केवल 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो पिछले कुछ सालों में लिमिट ब्रीच कर गई थी, पैंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में। अराउंड 2020-21 में ये 61.5% पहुंच गई थी, लेकिन अभी ये गिर के 57% आ चुकी है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, क्या होता है गवर्नमेंट का डेट? तो एक साल के अंत में गवर्नमेंट पे कितना कर्जा होता है, ये आपके जीडीपी के कंपैरिजन में वो देखा जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो में। तो इंडिया में वो कम हुआ है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सुधार हुआ है। तो ये एक अच्छा स्टेप, हम 57.1 पे आ गए हैं। लेकिन सिर्फ यही बात ही नहीं है, इंडिया में जो अपने राजकीय व्यवस्था है, फिजिकल सिस्टम्स हैं, उसमें सुधार किया है। इसका एक और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जो इंडिया की सेंट्रल एक्सपेंडिचर है, यानी गवर्नमेंट अब ज़्यादा खर्चे कर रही है। एक तो पहले उसके लिए पैसा चाहिए, अब जो है एक्सपेंडिचर 1.1% बढ़ा है जीडीपी के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों की तुलना में डबल हो गया है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो कहाँ करेगी? या तो कैपिटल फॉर्मेशन पे करेगी, या फिर जीडीपी ग्रोथ के लिए कहीं और सेक्टर में पुश किया जाएगा। सोशल सेक्टर स्कीम्स में भी हो सकता है, यानी एजुकेशन में, हेल्थ पे। हालांकि तुरंत ये आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा इकोनॉमी ग्रोथ में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे आपके लोग ज़रा शिक्षित होते हैं, ज़रा स्वस्थ होते हैं, तो आपकी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। फिर बात आती है कि भारत में अब राज्यों का जो स्टेट का बजट डेफिसिट है वो थोड़ा कम हुआ है। राज्यों का एक अलग प्रॉब्लम है, उनका एक्सपेंडिचर बहुत है, जो भारत के राज्य हैं, और उनके पास इनकम के साधन बहुत कम है, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो टैक्सेशन है मेजरली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, तो स्टेट के पास उतना बड़ा स्कोप नहीं है इसलिए। और उन्हें वोट जीतने, इलेक्शन जीतने, तो अक्सर वहाँ पे कर्जा माफ़ी की जाती है, कई चीज़ें होती हैं, इसलिए वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और प्लस सपोर्ट भी दिया जाता है फार्मर्स और अलग अलग सेक्टर्स को। तो इसलिए वहाँ डेफिसिट, यानी उनका जितना कमाई है उससे ज़्यादा खर्च है। तो अभी स्टेट के डेफिसिट उतने नहीं बढ़े हैं पेंडेमिक के बाद से, कोविड के बाद से जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है, बल्कि रेवेन्यूज़ गिरे हैं लेकिन उनके खर्चे भी गिरे हैं। तो कई ऐसा सपोर्ट जो पहले कोविड के टाइम में लोगों को दिया गया था, इमरजेंसी सपोर्ट, वो थोड़ा कम किया गया, जिससे राज्यों के खर्चे घटे हैं। तो कमाई घटने के बाद खर्चे भी घटा दिए, तो उनका जो डेफिसिट है ज़्यादा बढ़ा नहीं, बैलेंस अभी तक थोड़ा बहुत एडजस्टेबल साइड में है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि भारत का टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। भारत का टैक्स रेवेन्यू, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार इनकम के मुकाबले, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो इस बार 6.53 लाख करोड़ हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में
15% ज़्यादा हुआ है। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इंडिया में, इसका मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ी है। लेकिन बात यह है कि जो इनकम बढ़ी है डायरेक्टली सब में बराबरी से नहीं बढ़ी है, कुछ लोगों की ज़्यादा बढ़ी है, कुछ की नहीं बढ़ी है। तो हम पैरिटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, पर अभी हम बात करें टोटली क्वांटिटी के हिसाब से कि ज़्यादा लोगों ने टैक्स दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रति व्यक्ति औसतन हर व्यक्ति का इनकम बढ़ा है, पर ओवरऑल टैक्स की ग्रोथ देखी गई है। और बाकी एक्सपेंडिचर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें कमी की है। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लॉन्च हुई थी, तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पैसा वहां लगा रही थी। अब उसमें थोड़ी सी कटौती की गई है, जिससे एक्सचेकर के पास, यानी सरकार के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है जो और इंपॉर्टेंट कामों में लगा पाए। इसकी वजह यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी मैनेजमेंट ढंग से किया गया। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, यानी व्यापक स्तर पे, एक होती है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब बहुत बेसिक लेवल पे, अगर आप घर की इकोनॉमी को देखो तो वो हो गया माइक्रो लेवल एनालिसिस। अगर आप पूरे देश की देखो तो मैक्रो लेवल एनालिसिस हो गया, बड़े लेवल पे आप देख रहे हो। तो जो ओवरऑल इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, यानी इस पूरे अर्थव्यवस्था में कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर क्या है, या कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है, उसको ढंग से मैनेज किया गया है। कई जगह जहाँ ज़रूरत थी उनको कंट्रोल किया गया, कई जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें खर्चा रोकना था, हमने रोका है। और फिस्कल कंसोलिडेशन भी देखा गया है, यानी भारत ने अपने बजटरी सिस्टम्स में सुधार बहुत ज़्यादा किया है। और इस सुधार का ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि स्टेट कितना पैसा खर्च रही है, भारत सरकार कितना पैसा खर्च करी, कितना कमा रही है। भारत में हमेशा क्या होता है, एक फिस्कल डिफिसिट होता है, यानी जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च सरकार कर रही है। तो भारत का टारगेट है गवर्नमेंट का, जनरली ये होता है कि हम इसको 4 से 6 के आसपास मैक्सिमम रख सकते हैं। और इस बार गवर्नमेंट ने 2023-24 में अपना टारगेट दिया था 6.4% ऑफ जीडीपी। अगर इतना रखेंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को ढंग से मैनेज कर पाएंगे। इससे ज़्यादा डेफिसिट अगर हुआ, यानी आपकी कमाई तो कम है, 100 रुपये कमाते हो, 106 रुपये खर्चते हो, तो 6 रुपये आएंगे कहाँ से? वो बाहर से उधार लेके आओगे, बाहर से उधार लोगे, उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अगली बार मार्केट डूबा, डॉलर के दाम बढ़े तो आपको और भयंकर मात्रा में इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इसलिए लोग चाहते हैं डेफिसिट कम रखना, और इसीलिए बजटरी एस्टिमेट्स को कम किया गया है रिसेंट टाइम में, और फिजिकल डेफिसिट घटाने की कोशिश की गई, जिसमें कमी भी देखी गई है। फिर बात आई स्पेंडिंग क्वालिटी। भारत में क्या है कि अब हमने अपनी स्पेंडिंग क्वालिटी बढ़ा दी है। जो हमारा फिजिकल फाइनेंस है, हम किस तरह खर्च करते हैं, उससे क्या आउटलुक आता है। यानी पहले क्या होता था, 100 रुपये आपने रोड के ऊपर खर्च किया और वो रोड ऐसा है जो 2 रुपये के रोड के बनने लायक है, मतलब सारा पैसा बर्बाद हो गया, रोड की क्वालिटी नहीं है। अब हमने उसमें थोड़ी क्वालिटी बढ़ाई है। रोड्स रेल्स में कहाँ पैसा खर्च रहे हो, मतलब 100 रुपये आपके पास है, आपने 2 रुपये खर्च दिए बिस्किट्स खरीदने पे, 70 रुपये खर्च कर दिए अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल में, और कितने बचे? 28 रुपये का आपने खाना खाया। क्या अच्छा काम किया? नहीं भाई, 70 रुपये पेट्रोल में क्यों खर्चे? खाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का खाना खाओ, आपकी सेहत बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वही कहाँ आप स्पेंडिंग कर रहे हो, किस लेवल का कर रहे हो, रिजल्ट उसका कैसा आ रहा है, ये सब स्पेंडिंग क्वालिटी की बात होती है, जिसमें डेफिसिट गवर्नमेंट का थोड़ा बढ़ा था, पैंडेमिक से पहले कम किया था, फिर अब कम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी बढ़ी है, ज़्यादा बेहतर हम स्पेंडिंग क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। रेलवेज, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, जिससे कि आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिलती है, ट्रेड बढ़ता है, और वही देखा गया है। और फाइनली जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी हमने कमी की है। जो टारगेट है हम उसको लगभग मीट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अब कुछ समस्याएं भी झेली हैं। क्या समस्याएं भैया? कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ अच्छी रही, अराउंड 6.5% रहेगी इस साल भी, लेकिन अगर हम पेंडेमिक लेवल के पहले देखें तो जो ग्रोथ लेवल थी वहां हम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे और थोड़ा पहले जाओ तो हम बात करते थे कि हमारी ग्रोथ रेट 10% पहुंचेगी, 8% पहुंचेगी, अब हम 6% से भी खुश हैं। तो हालांकि पेंडेमिक से जस्ट पहले हमारी ग्रोथ गिर गई थी, 2018 के बाद इंडिया ने, 16 के बाद से इंडिया ने जीडीपी में ग्रोथ में गिरावट थोड़ी देखी थी, ईयर टू ईयर बेसिस पे। दोबारा हम पेंडेमिक से पहले वाले फेज में दोबारा पहुंच रहे, हमारी ग्रोथ उतनी ही टच कर रही है। पहले पेंडेमिक में तो माइनस में चले गए थे, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हमारा फिस्कल जो है वो बहुत, जो डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट में नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि आपको 4% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, यानी 100 रुपये की कमाई है तो आपको 104 से ऊपर नहीं खर्चना चाहिए किसी भी हाल में। 4% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट दिक्कत वाली बात है। जो टारगेट है 5.9%, ये भी बहुत ज़्यादा है। 6%, 6.2% जो गवर्नमेंट का टारगेट है, इतना रखेंगे वो खुद में एक बहुत ज़्यादा फिस्कल टारगेट है। अब कौन डिफाइन करेगा कितना फिस्कल डेफिसिट होता है? 4%, 3%? अब देखिए IMF
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कहता है कि अगर इकोनॉमी को ना बेस्ट परफॉर्म करना है तो खर्चा ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब जितनी कमाई है स्टेट ज़्यादा खर्च करेगी, मतलब ज़्यादा ग्रोथ पे पुश करेगी। उन्होंने कहा है कि 3% अगर आपका फिजिकल डेफिसिट है मतलब आपकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इंडिया का अभी भी उससे ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, तो इंडिया को उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सोशल स्कीम्स पे बहुत खर्च करते हैं, इसलिए हम उसको कम करने की ज़रूरत है। और IMF ने ये भी कहा है कि भाई भारत का जो ग्रोथ है वो अब थोड़ा कम होगा, और ये पहले के एस्टिमेट से थोड़ा कम है। इसकी वजह ये है कि दुनिया की ग्रोथ रुक गई है, तो इंडिया की भी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें ग्रोथ की उम्मीद और ज़्यादा थी इंडिया को। तो अगर इंडिया अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहता है तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है कि और बेहतर हम पॉलिसी मेकिंग करें। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जो खर्चे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स के वो बढ़े हैं। अब जैसे हमने रिसेंटली जो प्रधानमंत्री की फेमस योजना थी, कौन सी योजना थी, कौन सी स्कीम थी जो कोविड के टाइम में सबको फूड राशन प्रोवाइड करती थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो स्कीम थी इसमें गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को राशन मुफ्त में प्रोवाइड किया। ये पिछले साल खत्म हो जानी थी पर वो एक्सटेंड होती चली गई। इसमें गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े, लेकिन अब इसको हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ मिक्स करके एक कंबाइंड प्लान बनाया जहाँ कुछ कटौती की जाएगी राशन में जो दी जाती है इसके अंदर, तो वहाँ से कुछ बचत अब गवर्नमेंट करेगी और उसका इस्तेमाल थोड़ा यूज़ कर सकती है कहीं और खर्च करने में। वरना अभी क्योंकि इतने ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ रही है, उधार लेना पड़ रहा है। फिर दुनिया में पेट्रोल के दाम चांद पे पहुँच गए तो हम क्या कर सकते हैं, युद्ध यूक्रेन में छिड़ गया, फूड प्राइसेस बढ़ गए, अभी इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को प्रभाव हो रहा है। हमने इतना अच्छा सोचा था कि हम नया मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाएंगे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, वो भी फंस गया इजराइल के युद्ध के बाद। इंडिया के FDI में बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन वो भी अभी भी थोड़ी गारंटी नहीं है कि आता ही रहेगा, अगर एक और युद्ध कहीं हो गया तो हमें दिक्कत आ सकती है। US चाइना की ट्रेड वॉर अलग चल रही है तो इसलिए इसका प्रभाव भी इंडिया पे पड़ता है। तो ज़रूरी क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, 15,000 US डॉलर आपको अगर आपको चाहिए पर कैपिटा इनकम एटलीस्ट, आपको 75% की 75+ ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए, आपको जो आपका HDI है वो 0.8 से ऊपर चाहिए। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप बेहतर तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करोगे, तभी जाके आप हेल्थ और सभी सुविधाएं पहुंचा पाओगे। तो सबसे पहले काम है हमें क्या करना है, अपना फिस्कल डेफिसिट घटाना है, 3.4 पर हमें लेके आना है जो हम पहले कोशिश कर रहे थे। तो ये अगर हम लेके आते हैं तो हमारी GDP में बहुत सुधार की आवश्यकता है, इकोनॉमी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी। हमें टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे और रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमारे टैक्स टू GDP रेशियो में 4% का गैप है, यानी जो पोटेंशियल है और जो एक्चुअल कलेक्शन है, यानी अभी और हमें इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो भी टैक्स नहीं है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको टैक्सेशन नेट में लाना बहुत ज़रूरी है कि वो भी टैक्स पे करें। तो ये हमारा जो गैप है फुलफिल हो जाए। अगर वो गैप पूरा होता है तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के पास, बेहतर इकोनॉमिक मैनेज कर पाएंगे। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमें टारगेट में पुश करने की ज़रूरत है और नॉन टैक्स रेवेन्यू करेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा भाई, जो सीधा सीधा टैक्स मिल रहा है वो तो अलग कहानी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, यानी मान लो आपके पास कोई ऐसी शेयर्स है कंपनी के या ऐसी कुछ कंपनी जिनको प्राइवेटाइज कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, या कुछ एडिशनल ज़मीनें जहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली तो उनको भी आप ओपन मार्केट में आके सेल कर सकते हो। तो ये लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपना जो एसेट मैनेजमेंट है करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, एसेट मोनेटाइजेशन करना। जैसे एयर इंडिया, ये भारत सरकार पे एक लगातार बोझ बनी हुई कंपनी थी, इंडिया ने इसको बेच दिया प्राइवेट कंपनी को, अब टाटा उसको चला रही है। तो इंडिया के गवर्नमेंट के सर से एक दर्द हटा, और क्योंकि फ्लाइट पे चढ़ने के लिए गवर्नमेंट उसको मैनेज करना जरूरी नहीं है। भारत में बहुत सी एयरलाइंस हैं और जो फ्लाइट पे चढ़ते हैं वो कोई गरीब लोग तो है नहीं कि उनको सहायता चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी था वो काम करना और वो गवर्नमेंट ने करा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट और अपने स्टेक्स को थोड़ा कम करना पब्लिक सेक्टर बैंक में, ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए। नहीं तो बैंक ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। जैसे ही PPP मॉडल पे कोई चीज़ आती है, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आता है तो थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इंडिया में इस बार 51,000 करोड़ का टारगेट है इस फिस्कल में। तो ये तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज और ला सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की एलोकेशन होती है एयरलाइंस की, मोबाइल फोन्स के लिए 5G 4G इन सब की, तो वहाँ से पैसे आते हैं। 6G का एलोकेशन होगा, उससे पैसे आएंगे। हमें और ज़्यादा रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है कि हम फ्री फंड अवेलेबल कराएं, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सब्सिडीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हमें रैशनलाइज करना चाहिए, उनको सही तरीके से कहीं और सब्स्यूम कर देना चाहिए, ताकि अननेसेसरी जो हम सब्सिडीज़ देते हैं वो हमें घटाने की ज़रूरत है। जैसे हमने जो कई लोगों ने गैस सब्सिडीज़ छोड़ी, इस तरह की और जो सब्सिडीज़ हैं जो इंक्लूजन एरर से या एक्सक्लूजन एरर से ग्रस्त है, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नहीं ऐसे लोगों को सब्सिडीज़ मिली हुई जिसकी ज़रूरत नहीं है,
कुछ ऐसी सब्सिडीज जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और नए सब्सिडीज देने से बचना चाहिए। जैसे परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है जिसने पुश किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, लेकिन ज़्यादा अगर आप सब्सिडी स्कीम्स लेके आएंगे तो उससे आपकी ग्रोथ और इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। तो या तो कोई ऐसी स्कीम हो जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आनी चाहिए, अन्यथा उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, यानी हमें ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसके थ्रू और ग्रोथ और इकोनॉमी बढ़ सके। हमें कंजम्पशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। देखिए, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होती है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। यानी कैपिटल मतलब आप पूंजी पे निवेश कर रहे हो। आपने एक ट्रक खरीदा, वो सामान लेके जाएगा, चीज़ें करेगा, बेहतर तरीके से आपके लिए पैसे कमा के देगा। आपने ट्रक खरीदने के बजाय जाके 1 लाख का खाना खा लिया 2 प्लेट, या 10 प्लेट खाना 10 दिन में खा लिया, 15 लाख का, 50 लाख का 50 दिनों में, तो क्या वो आपने कंज्यूम कर लिया, आपके लिए उसने और इनकम जनरेट नहीं की। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमारा जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है, गति शक्ति जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको समय पे उन सभी स्कीम्स को पूरा होना चाहिए। और हमें अपना फिस्कल काउंसिल इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जो IMF ने कहा था कि एक अलग फिस्कल काउंसिल बनाओ जो फिस्कल मैनेजमेंट कर सके, जो देखे कि आपका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़े और चीज़ें कंट्रोल में रहे। अगर ये हम कर पाते हैं तभी जाकर हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। ये हो गई इस आर्टिकल की बात। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको प्रिपेयर करेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अपने आंसर्स में आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो। इसमें टारगेट की भी बात की गई है और स्कीम्स और कॉन्सेप्ट की भी बात की गई है। अगला आर्टिकल बात करता है इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट की। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये छपा था कि कैसे इंडिया को अपना मैरीटाइम इंटरेस्ट बचाना बहुत जरूरी है। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है जरा बताइए, कोस्टल लेंथ इंडिया की कितनी है, व्हाट इज द कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया की। इंडिया का जो कोस्ट है समुद्र से रास्ता लगता है, इसकी पूरी लेंथ कितनी मुझे बताइए आप, और क्यों उसको सेफ गार्ड करना जरूरी है ये भी बताइए। तो एग्जैक्ट लेंथ क्या है भाई, 7500 किलोमीटर जनरली कहा जाता है, इतनी लेंथ है। नहीं तो 7016 किलोमीटर इतनी लेंथ है इंडिया की कोस्ट की। इतना बड़ा कोस्ट है आपका, तो उसमें ट्रेड तो वहीं से होगा ना, बाहर के व्यापार। तो उसमें आपको क्या चाहिए बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट, पोर्ट नहीं होंगे तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे। पोर्ट की सिक्योरिटी, पोर्ट का डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब यहाँ बात ये हो रही है कि भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपको पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट तक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी सिर्फ यहाँ पर आपने पोर्ट बिल्ड कर दिए तो आपका ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाएगा। जो जहाँ से सामान आ रहा है वहाँ तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर पोर्ट की सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए और बेहतर तरीके से पोर्ट को ऐसी जगह डेवलप करना चाहिए कि बाकी शिप्स आपके पोर्ट पर आए, ना कि श्रीलंका या सिंगापुर या वहाँ जाएं। आपकी मार्केट इतनी रोबस्ट होनी चाहिए, आपकी फैसिलिटीज़, ट्रेड फैसिलिटेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि सारे जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो आपके थ्रू पास करे। अभी भी दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका 80% कहाँ से होता है, सीज के थ्रू। क्यों होता है समुद्र के रास्ते से ट्रेड, क्योंकि वो सस्ता है, तेज़ है और किफ़ायती है। आप बाय एयर ले जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बाय ट्रेन जा नहीं सकते, लैंड नहीं है बीच में कई जगह, और बाय रोड वो बहुत महंगा होता ही होता है, फ्लाइट तो कर ही नहीं सकते आप। इंडिया में ऐतिहासिक टाइम से ही बहुत सारे पोर्ट्स थे। धौलावीरा की हम बात कर लें, या हम उसी के टाइम में ग्रीस और वेस्ट एशिया से ट्रेड करते थे। फिर हम केरला में हमारे पोर्ट थे काफ़ी सारे। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम अपने पोर्ट और कंटेनर डेवलप करें। याद रखिए इंडिया के इतने सारे पोर्ट हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में लार्ज कंटेनर नहीं आते। वो सारे कोलंबो पोर्ट पे जाते हैं, वो वहाँ से फिर छोटे शिप्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इंडिया में एंटर करना मुश्किल है। इतना हाई लेवल का पोर्ट इंडिया में नहीं, या तो कोलंबो या फिर यहाँ सिंगापुर के आसपास जो मेजर पोर्ट है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा बड़े टर्मिनल है। इंडिया में कोलंबो के लेवल का टर्मिनल नहीं है कोई। तो इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया खुद का ऐसा डेवलप करे जहाँ हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हाई क्वालिटी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को, कॉम्पिटिटिवनेस को और ग्रोथ को डेवलप कर पाएं। और पोर्ट जब डेवलप होता है तो उसके साथ क्या होता है कि आपके साथ ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड के अलावा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और आपकी इकोनॉमी के बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें सुधरेंगी। यानी सप्लाई चेन डेवलप हो जाएगा, आपके शिप बनेंगे वहाँ आने के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, उसके आसपास कई और जो रोज़गार है उसके आसपास डेवलप होंगे। लेकिन भारत में क्या है कि इंडिया का पोर्ट्स अभी एफिशिएंट नहीं है। कोई भी शिप अगर वहाँ लगता है आके तो काफ़ी टाइम लग जाता है पेपर वर्क होने में, शिपमेंट डिले हो जाती है। जो आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इंडिया के रास्ते से कोई जाएगा शिप, इंडिया के पोर्ट पे अगर पेट्रोल कह रहा हूँ, कोई भी अगर फ्यूल बनाने रुकता है तो उसको इतना टाइम लगेगा, वो सोचेगा क्यों ही जाए, हम कहीं और निकल लेते हैं। तो इससे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस घट जाती है। इसीलिए रिक्वायरमेंट है हमें ट्रेड डेवलपमेंट बढ़ाने की, फैसिलिटेशन की, एफिशिएंसी बढ़ाने की, पेपर वर्क को डिजिटाइज करने की कंप्लीटली। और तभी जाकर हमारी ग्रोथ, जो हमने बोला 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तभी हम बन पाएंगे। और इसमें
जो सबसे पावरफुल कंट्री अभी उभर रही है, बताओ कौन सबसे ज़्यादा ट्रेड करती है, कहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर किस देश का? जो ग्लोबल सप्लाई चेन, मान लो सप्लाई चेन का मतलब होता है एक पूरी चेन होती है किसी सामान की। आप जो बाइक चला रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, उसका सिम कहीं और बनता है, उसका कैबिनेट कहीं और बनता है, चिप्स कहीं और बनते हैं, असेंबल वो कहीं और होता है, फिर वो आके आपके पास आता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी हो ताइवान में डेवलप हुई हो, कंपनी अमेरिका बेस्ड हो, मैन्युफैक्चर चाइना में हो और हाथ में इंडिया में आया हो, आपके हाथ में हो। तो जो जो कंट्री उसका पार्ट थी, जहाँ जहाँ से चीज़ें डेवलप हुई, वो होता है उसका सप्लाई चेन, वो होती है उसकी चेन, सप्लाई चेन, और वहाँ वहाँ उसको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सप्लाई चेन में भी, और वहाँ पोर्ट्स पे बेसिक फोकस किया गया। पोर्ट कंटेनर डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, और इसीलिए इसको मेजर करते हुए जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ देखा जाता है कि भाई किसके पोर्ट कितना परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना के हाई रैंक पे होते हैं। जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका जो रिपोर्ट आती है एक पोर्ट हेल्थ की ऊपर, परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 350 ग्लोबल पोर्ट्स को देखा जाता है। इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया इसमें आगे जाए। अभी इंडिया बहुत पिछड़ रहा है, और आगे जब जियो पॉलिटिक्स जैसा शिफ्ट हो रही है, वहाँ पर कहा जाता है इंडिया के आसपास चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। कई सारे ऐसे पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं चाइना के द्वारा जहाँ पर उसका कंट्रोल एक तरह से है, तो कल को उसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली वो कर सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? चाइना में है। तो इसी तरह इंडिया को भी ज़रूरत है कि इंडिया भी डेवलप करे। तो इंडिया कहाँ डेवलप करने की बात कर रहा है? सवांग पोर्ट। सवांग पोर्ट कहाँ है? इंडोनेशिया में। इन एरियाज़ पे फोकस कर रहा है इंडिया अपने पोर्ट डेवलप करने का, लेकिन पहले अपने इंडिया को खुद के पोर्ट्स को एफिशिएंट बनाना होगा, तभी जाकर वो चाइना को टक्कर दे पाएगा, जब इंडिया का ट्रेड बढ़ पाएगा। वरना अगर हम अपने पोर्ट्स को फोकस नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जो चाइना की स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्ट के द्वारा अपनी ग्रोथ को पुश करने की, वो तभी सक्सेस हो पाई जब उसकी मैरीटाइम कनेक्टिविटी बढ़ गई, और उस मैरीटाइम कनेक्टिविटी ने उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए, और तरह तरह के दुनिया के देशों से जुड़ा हुआ है, मार्केट्स खुले हुए हैं, व्यापार हो रहा है, बड़े पोर्ट्स हैं, शिप्स आज ऑर्डर करो 3 दिन में शिप से आपके देश में सामान पहुंच जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब पूरा एफिशिएंट आपका स्ट्रक्चर हो, और चाइना ने इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डेवलप किए हैं। और अंकटैड की जो रिपोर्ट है, लीनियर शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स, इसमें भी बोला गया कि चाइना के कंटेनर टॉप लेवल पे आते हैं सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। इंडिया लेथार्जिक है, टाइम पे काम नहीं होता, इसलिए ज़रूरत है इसको पुश करने की, और तभी जाकर ये चीज़ें हो पाएंगी। और इंडियन इकॉनमी में आगे भी इसका बड़ा रोल रहने वाला है। जियो पॉलिटिक्स बढ़ रही है, और जियो पॉलिटिक्स में दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो दिक्कत इसराइल में हुई, इसकी वजह से इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप को जोड़ता है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो डिस्टर्ब हो गया। वो कॉरिडोर बनता तो इंडिया का प्रोडक्ट और इजीली बिना स्वेज कनाल से गए हुए यूरोप पहुंच जाता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आपके पास स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करें। इंडिया को अपनी इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, ट्रेड उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ट्रेड पे कंट्रोल किसका है? अगर आपके आसपास की कंट्री में चाइना आके बैठा हुआ है, उनके पोर्ट्स हैं, और मेजर पोर्ट्स आपके पास खुद के ही नहीं हैं, तो आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा? इसलिए अपनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन कंस्ट्रेंट को कम करते हुए इंडिया को अपने पोर्ट्स और पोर्ट रिलेटेड एरियाज में पुश करना पड़ेगा ग्रोथ और डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया बहुत पिछड़ जाएगा इसमें। इसीलिए इंडिया के 2 ओशंस, अरेबिक ओशंस और अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ हम्बनटोटा में चाइना बैठा हुआ है, यहाँ ग्वादर का पोर्ट है, यहाँ चाइना बैठा हुआ है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना पुश करे कि इंडिया को कोई दिक्कत ना आए कभी भी इन दोनों सीज को एक्सेस करने में, और यहाँ आसपास जितनी कंट्रीज के साथ व्यापार करने में, और आगे के रूट में भी। तो इसीलिए इंडिया को अपने एनर्जी सप्लाईज को, अपने फूड सप्लाईज को, अपने ट्रेड सप्लाईज को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए केवल नेवी को स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, आपका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। इंडिया सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में बनाने की बात कर रहा है। इंडिया पुश कर रहा है कि चाइना, जैसे ईरान के साथ चाबहार पोर्ट है, वो इंडिया ने डेवलप किया। फिर यहाँ सितवे पोर्ट है इस जो म्यांमार में, वहाँ कुछ बातें चल रही हैं। बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट है, उसके ऊपर बात चल रही है। फिर मातारबाड़ी एक पोर्ट है जो जापान डेवलप कर रहा है बांग्लादेश में, वहाँ भी इंडिया ट्रेड और ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया चाइना को टक्कर दे पाए। वो तभी हो पाएगा जब इंडिया का ट्रेड ऐसा होगा, इंडिया सप्लाई चेन में आगे होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो तभी होगी जब इंडिया के पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पे पुश किया जाए। अब जैसे चाइना का पुश कहाँ है? श्रीलंका में। क्यों? श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। देखिए यहाँ से आप शिप लेके जा नहीं सकते, आपको इधर से घूम के जाना पड़ेगा। अगर यहाँ आना है तो, या आपको इधर जाना है तो, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, यहाँ सेतु समुद्रम है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसे खाली इलाका है, आसपास जो फ्यूल के लिए भी शिपमेंट्स यहीं आगे रुकते हैं। तो इसीलिए इस पर नज़र चाइना की लगातार बनी पड़ी है, यूएस की नज़र पड़ी है। तो इसलिए अब कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल है, जहाँ इंडिया का अडानी और 2 श्रीलंकन एंटिटीज मिलकर अब इसको बनाने की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कैसे पुश शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे ये टर्मिनल बढ़ेगा तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में भी और ग्रोथ होगी, और
हम्बनटोटा के अलावा जैसे कोलंबो में बड़ा पोर्ट है, एक और यहाँ पर हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई देगी इस रीजन में। इस तरह हम पोर्ट को पुश कर सकते हैं दूसरे देशों में भी और खुद की पोर्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, तब जाके हम इस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि हम मेजर इकोनॉमी जो दुनिया की उनसे compete कर पाए, खासतौर पे चाइना को लेकर एक काउंटर वेट बन पाए। तो जो आपका पोर्ट इकोसिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ को पुश करने के लिए। मेरा आपसे सवाल यही होगा कि हाउ विल यू एंश्योर दैट इंडियन इकोनॉमी रीचेज इट्स पोटेंशियल। तो वहां पर आप जैसे हमने बोला इकोनॉमिक टारगेट्स वो डिस्कस किए, प्लस आपको ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस